गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए, आवाज़ नहीं करेंगे और ध्यान से समझेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। भाई, आप बात करें कंडक्टेंस की या कंडक्शन की या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग की, तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से कंडक्ट होती है। एक होती है मेटेलिक, एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक में बाय द इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में बाय द आयंस होती है। तो कहता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, तो कहता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक, इन ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है, दैट विल बी कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस समझने के पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले एक आता है ओम्स लॉ। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो टू इट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन इट। या पोटेंशियल आए थे तो हमारा आया था कांस्टेंट आर। आर इज ए नोन एज द रेजिस्टेंस। आर को हम लोग कैपिटल आर को क्या बोलते हैं? आप लोग पढ़े भी हो, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को हमको डिफाइन करना हो तो आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। वी अपॉन आई। इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी। इट मीन्स ऑन पासिंग द 1 एम्पियर करंट द पोटेंशियल डिफरेंस अकर, दैट विल बी कॉल्ड इज द रेजिस्टेंस। द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज द ओम। द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका ओम कहलाता है। इसको अगर डिफाइन करना हो, इफ यू वांट टू डिफाइन द रेजिस्टेंस तो क्या कहोगे? इफ 1 एम्पियर करंट पास इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस, दैट विल बी कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी रेजिस्टेंस की? आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस के बाद तो दूसरा टॉपिक आता है छोटा सा इसमें, दैट विल बी द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है भाई। कंडक्टिविटी कब होगी? जब कोई रेजिस्टेंस ना लगा, कोई अवरोध ना लगा हो। आप रेजिस्टेंस लगा देंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance, that will be called in the conductance. It is denoted by the capital C. तो C इक्वल टू होता है 1 बाई आर। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड इन द कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल आर। अगर यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की जो हमारी यूनिट होती है दैट विल बी द ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। दैट विल बी आल्सो कॉल्ड इन द सीमेंस, या इसको मोह भी बोलते हैं, मोह। तो क्या होता है कंडक्टेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड इन द कंडक्टेंस, डिनोटेड बाई C, या C इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई आर। तीसरा जो फैक्ट आता है, नोट करते चलिएगा आप लोग। तीसरा आता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग। अगर हम कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हों, इसमें आपका एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो,
ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो एट दिस कंडीशन, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर. फर्स्टली it is the resistance is directly proportional to the length of the electrode L, and it is inversely proportional to the area of cross section. मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, लेंथ ऑफ का इलेक्ट्रोड का एल हो, तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टेंस directly proportional to the length of the electrode and inversely proportional to the area of cross section. दोनों को अगर मिलाएंगे तो R proportional to the L by A, या proportional साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा रो L by A. Rho is a constant that will be called in the specific resistance. रो को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं. फिर समझिए एक बार, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लोगे, वहां पे इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बाय द बैटरी. तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां पे जो रेजिस्टेंस फैक्टर आएगा दो पे डिपेंड करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड and inversely proportional to the area of cross section. दोनों को मिलाया तो R proportional to the L by A. R is equal to rho L by A. Rho is a constant that will be called in the specific resistance. अगर rho को डिफाइन करना है आपको तो rho is equal to क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें R A by L. Rho is equal to R A by L. अगर इसको डिफाइन करना है तो इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड इन 1 सेंटीमीटर, तो रो इक्वल टू कितने के हो जाएगा आपका? कैपिटल R. सही है. अगर हमने लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लिया और लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने के बराबर हो जाए? सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के. तो ऐसे कंडीशन में आप डिफाइन कैसे करोगे? क्या डिफिनेशन लिखेगी? व्हेन द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द इलेक्ट्रिसिटी पास, द रेजिस्टेंस विल बी अकर, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. कहने का मतलब, अगर लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. आई बात समझ में? हेलो? यस सर. 3 चीजें हुई. पहला मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू V अपॉन I. सेकंड क्या बताया मैंने? कंडक्टेंस 1 बाई R. तीसरा आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ आपका? रो इक्वल टू R A बाई L. डिफाइन क्या किया आपने? इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 square centimeter and the length of the electrode is 1 centimeter, the resistance will be occur, that will be called the specific resistance denoted by the rho. अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो R की यूनिट क्या होती है? ओम. R की यूनिट हो गई ओम, A की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन L की यूनिट सेंटीमीटर. कट गया सेंटीमीटर. तो यूनिट इज द ओम centimeter. The unit of the specific resistance, that will be the ohm centimeter. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद अगला जो टर्म्स आते हैं आपके, द नेक्स्ट टर्म विल बी कम, दैट विल बी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अगला जो टर्म आएगा दैट विल बी
specific conductance. What is the specific conductance? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहता है? जैसे रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट विल बी द कंडक्टेंस. लाइक दिस, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, that will be called in the specific conductance. It is denoted by the K. K is equal to reciprocal of the specific resistance, that will be called in the specific conductance. Now we know that rho is equal to होता है R A by L. उठा के अगर वैल्यू रख दिया जाए तो K is equal to हो जाएगा R 1 by R A by L. L चला गया ऊपर, तो K इक्वल टू लिख सकते हैं 1 by R इंटू L by A. 1 by R, 1 by R, अभी को मैंने आपको बताया 1 by R, that will be reciprocal of resistance, that will be called in the conductance. तो K इक्वल टू हो जाएगा 1 by R मतलब कंडक्टेंस C, एंड L बाई ए को कहते हैं सेल कांस्टेंट X. अभी आगे बताएंगे आपको. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड इन द सेल कांस्टेंट. अगर इसके यूनिट की हम लोग बात कर लें तो इसका यूनिट क्या है? 1 बाई आर, या यहां से समझ लीजिए रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम इंटू सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर, तो आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट विल बी यूनिट इज द सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. यूनिट क्या हो जाएगी? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. एक चीज और समझ लीजिए, जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, रेजिस्टिविटी. तो फिर एक बार समझिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड इन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. The unit of the specific conductance, that will be the Siemens centimeter inverse. It is also known as the conductivity. इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें तो K इक्वल टू हमको मिलता है C इंटू एक्स. C क्या है? कंडक्टेंस. X क्या है? सेल कांस्टेंट. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द कंडक्टेंस. एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द कंडक्टेंस. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू द कंडक्टेंस इनटू द सेल कांस्टेंट. इतना समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट्स? किसी बच्चे को कोई डाउट्स? बोलिए, आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सेल कांस्टेंट. अगला टर्म हमारा जो आता है दैट विल बी द सेल कांस्टेंट. व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. The ratio of the length of the electrode and the area of the cross section, that will be called in the cell constant. क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट. इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट? इसको बताएं जरा, रिया गुप्ता बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट? सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स. क्यों सेंटीमीटर इनवर्स होगी? क्यों होगी सेंटीमीटर इनवर्स? और अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर. बहुत अच्छे, वेरी गुड. सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी कॉल्ड इज द सेंटीमीटर इनवर्स. तो अगर आपने देखा है तो हमको रिलेशन क्या मिला? पहला मिला R इक्वल टू V अपॉन I.
C is equal to 1 by R, R is equal to rho A by L, K is equal to 1 by rho या K is equal to C into X. दिस इज द रिलेशन. इसी पे हमारा जो है, इसी फॉर्मूले पे या इसी रिलेशंस पे कभी कभी हम लोगों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है. क्या आता है आपका? न्यूमेरिकल आता है. फिर इसी में दो चीजें और आ जाती हैं. एक आती है मोलर कंडक्टिविटी. दो चीजें क्लियर हुई, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टेंस? Conductivity is the reciprocal of specific resistivity and Conductivity is equal to conductance into the cell constant. Conductivity is equal to the conductance into the cell constant. फिर यहाँ पे एक चीज आती है मोलर कंडक्टिविटी. क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी इसमें क्या कहता है? मान लिया कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड विल बी डिसॉल्व. जब होंगे तभी यहाँ कंडक्टिविटी होगी. In an electrolytic solution, if 1 mole of the solute will be dissolved, कितना डिसॉल्वेशन हो? 1 mole will be dissolved. That will be called is the क्या कहलाएगी? अगर 1 mole डिसॉल्व होगी तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होगी that will be called is the molar conductivity. Is it denoted by the lambda m. तो जाहिर सी बात है अगर मोल में लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा किसमें मिलेगा? मोलरिटी में आएगी. If we involve the moles, that will be concentration will be come in the form of the molarity. और यहीं अगर हम लोग इक्विवेलेंस ले लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिसॉल्व, 1 मोल इक्विवेलेंट डिसॉल्व, तो that will be called is the equivalent conductivity. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में लैम्डा UQ को बहुत कम इन्वॉल्व किया गया है मोलर कंडक्टिविटी को. So what is the molar conductivity in an electrolytic solution where the area of cross section 1 centimeter square and the length of the electrode 1 centimeter? 1 mole of the solution will be dissolved. 1 mole electrolytes will be dissolved. That will be conductivity occur. That are called in the molar conductivity. Na का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है तो कंडक्टिविटी जो आप फाउंड करेंगे वो कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी. इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू a इंटू 1000 अपॉन m. m का मतलब क्या है यहाँ पे? मोलरिटी. और इसी को अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए जाएंगे तो लैम्डा EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू 1000 अपॉन n. n इज स्टैंड फॉर द नॉर्मेलिटी. अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो आप जानते ही हो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये आपका क्या है? मोलरिटी है तो मोलर इनवर्स. मोलरिटी रही तो मोलर इनवर्स. जो भी आप लिखना चाहो, जैसे यहाँ पे मोलर इनवर्स भी हो सकता है, मोलरिटी इनवर्स भी हो सकती है. फिर मोलरिटी जो कि आपकी वॉल्यूम में होती है, वॉल्यूम चेंज करेंगे, सेंटीमीटर भी आपका चेंज हो जाएगा. तो इसको आप मोल पर लीटर में अगर लिखना चाहेंगे तो आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. देखिए दो चीजें आती हैं, डिफिनीशन दो तरीके से आती है. आई बात समझ में? या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लाइए. कहने का मतलब है आपका नॉर्मली यहां से देखेंगे तो यूनिट होनी चाहिए सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन यह नीचे है मोलरिटी तो लिख देंगे मोलर इनवर्स. ए भी सही है. मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. अगर मोलरिटी में लीटर है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को सेंटीमीटर के टर्म्स में लेकर आएंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो इसी को आप लिख सकते हो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये हो गई कंडक्टिविटी को लेकर आपकी. आई बात समझ में? ये किसके लिए हो गई आपकी? मोलर कंडक्टिविटी. फिर कहता है मोलर कंडक्टिविटी आप करा रहे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की.
मतलब यहां पे कहता है कि अगर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलिए या इसी को क्या बोलते हैं, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। द कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन at infinite dilution or zero concentration, the molar conductivity of the solution, that will be called is the limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity, इसको लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम जीरो से भी डिनोट करते हैं। ये बहुत काम आएगा। कहता है व्हाट इज द कंडक्टिविटी, तो कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट है आपका मतलब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं है, ना के बराबर है, तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, दैट विल बी कॉल्ड इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम जीरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम जीरो से। कोई दिक्कत आई बात समझ में इतना? हेलो सर एक बार और बता हेलो, दीजिए। यस सर। देखिए दो चीजें हैं, एक होती है मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, व्हेन द इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन where the length of the electrode 1 centimeter and the area of cross section is a 1 centimeter square, that will be are called is the molar conductivity। पर उसी मोलर कंडक्टिविटी में अगर डाइल्यूशन आपका बहुत ज्यादा हो या कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत कम हो, क्लियर, तो उस समय जो कंडक्टिविटी डिनोट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स द कंडक्टिविटी अकर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। एक नंबर में बहुत पूछता है व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी विच अकर on infinite dilution or zero concentration, that conductivity are called is the limiting molar conductivity। लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम इनफाइनाइट से इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलें तो कहता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी कैसे होगी। भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी कैसे होगी। मैंने भी आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी दो ही तरीके से होती है, बाय द इलेक्ट्रॉन और बाय द आयंस। इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करने के दो ये रूट मैप हैं, बाय द इलेक्ट्रॉन्स और बाय द आयंस। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, मेटल है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो वहां पे क्या कहलाएंगे, किसके द्वारा करेंगे कंडक्टिविटी, आयंस के द्वारा। मान लें इसे NaCl है, आपने इसको डिसॉल्व किया तो NaCl की कंडक्टिविटी किसके नाते होगी, Na+ और Cl- के नाते होगी, ना कि NaCl के कारण होगी। बाय इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है, सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी but molten NaCl is a good conductor of the electricity. Why? Solid NaCl does not conduct the electricity but molten will be good conductor of the electricity। क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बाय द आयंस, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे लोग, आयंस होते हैं ना, तो आयंस के नाते क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहल राउस। क्या नाम था, कोहल राउस। कोहल राउस ने कहा भैया कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही, लेकिन कंडक्ट किसके नाते कर रहा है,
अपने आयंस के नाते कर रहा है। तो कहता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसके आयनों के सम के क्या होती है, बराबर होती है। And in finite dilution or zero concentration, the conductivity of an electrolyte are equal to the sum of their ions. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंडक्टिविटी, उसमें जो प्रेजेंट्स होते हैं आयंस, उनके सम के बराबर होती है। इसी रूल्स को दिया था किसने, साइंटिस्ट कौन थे, कोहल राउस। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कोहल राउस लॉ। ठीक है, जैसे हमने ले लिया AB इज ए इलेक्ट्रोलाइट, AB विल बी डिसोशिएट, इट फॉर्म्स A प्लस आयन एंड B माइनस आयन। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ द AB विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन प्लस इट्स एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। जैसे हमने पहले एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, NaCl की कंडक्टिविटी आपको निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl आर इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन एंड सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। इसी रूल्स को यही जो हमारा रूल्स है, यही रूल्स कहलाता है कोहल राउस लॉ। कोहल राउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है हर एक मॉलिक्यूल्स के हर एक आयंस पे डिपेंड करती है, या इंडिपेंडेंटली कह सकते हैं कंडक्टिविटी के लिए हर एक आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए रूल्स को कोहल राउस लॉ फॉर द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोला जाता है। तो ये चीजें समझ में आई कि भैया कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, उसके आयंस के सम के बराबर होगी। मामला तो तब फंसता है जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और उसकी वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है कि पार्शियल आयोनाइजेशन होता है? पार्शियली आयोनाइजेशन होता है। तो पार्शियल में 10% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। अब समस्या ये आई कि इसके हम अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी फाइंड कैसे करें? भाई इसका तो पता नहीं है कितना एसोसिएशन हो रहा है, पहले तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा तब आप फाइंड करेंगे। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो फाइंड की जाती है बाय द वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वैल्यू से आप लोग क्या करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हो। बाय द वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution you will determine the molar conductivity of the weak electrolyte। इस रूल्स का एप्लीकेशन सबसे अच्छा यही है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल एक देख लीजिए आप लोग, जैसे क्वेश्चन एक है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ द लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम ई नॉट, कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, HCl, NaCl एंड CH3COONA। जो मोलर कंडक्टिविटी है HCl, NaCl and CH3COONA are 426.1
126.5 and 91.0 ohm inverse, centimeter inverse, mole inverse respectively. So what is the value of the या what is the molar conductivity of the acetic acid? आपने देखा HCl स्ट्रॉन्ग, NaCl स्ट्रॉन्ग, सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग, तो कह रहा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करिए एंड बाय द वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है यहाँ पे? CH3COOH। कह रहा है इसकी इलेक्ट्रिसिटी को हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको? हेलो, यस सर, यस अब सर। देखिए हमारे पास शुरुआत करते हैं, दिया है HCl। अगर ये Cl टूटेगा तो क्या बनाएगा बच्चे लोग? H प्लस आयन Cl माइनस आयन। तो अगर Cl की कंडक्टिविटी हम लोग लिखें तो लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस आयन। भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसके आयनों के सम्स के बराबर होती है, तो मतलब इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है इसके आयन्स के सम के बराबर होगी। इतने में कोई दिक्कत समझ में आई ये लाइन? यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 426.1। दूसरा क्या है? NaCl। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। NaCl आपका डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? Na प्लस आयन Cl माइनस आयन। तो लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस आयन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस आयन। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है दूसरे वाले की? 126.5। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरे में आ जाइए, CH3COONA। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? अरे लैम्डा m इनफाइनाइट, नीचे लिखना है, ये टूटेगा तो बनाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस आयन। अब इसके लिए लैम्डा m इनफाइनाइट लिखने चले अगर हम लोग, तो लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस आयन। इसकी वैल्यू कितनी है? 91.0। इक्वेशन नंबर 3। पूछ किसका रहा है? एसिटिक एसिड का। तो लैम्डा m इनफाइनाइट एसिटिक एसिड अगर सीधे हम लोग लिख ले एसिटिक एसिड का तो वैल्यू आएगी लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस आयन। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। इतना किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? यस सर। अब आपके पास देखिए HCl के लिए आपने लिखा, NaCl के लिए आपने राइट किया, इसके लिए राइट किया, वैल्यू किसकी पूछ रहा है? CH3COOH की। अब आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे जरा बताइए। अब देखिए CH3COOH में क्या क्या है? CH3COO माइनस और H प्लस। इनमें किसी भी रिएक्शन में देखिए CH3COO माइनस है किसी भी इक्वेशन में? यस किसमें? सर। इक्वेशन नंबर 3 में। और H प्लस आयन किसमें है? HCl फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट में H प्लस आयन है। तो क्या करें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऐड कर दें? कोई दिक्कत? ऐड इक्वेशन 3 एंड 1। थर्ड वाले की वैल्यू कितनी है? 426.1 प्लस थर्ड वाले की वैल्यू 91.0 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस आयन
प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस आयन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस आयन। यही तो हुआ भाई, ये दोनों भी तो ऐड होंगे। अब देखिए यहां पे हमको CH3COO माइनस का काम है, लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस का काम है, इस Na और Cl का काम नहीं है। Na और Cl का काम है कि नहीं है? है काम कि नहीं काम है? नहीं बोलिए। सर। तो ओ सर। NaCl को हटाना पड़ेगा। तो कहीं पे देखिए किसी क्वेश्चन में NaCl मिल रहा है 2 वाले, तो क्या करें, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 को माइनस कर दें। अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो 1 6 1 7 9 2 11, अरे क्या लिख रहे हैं, 7.1 6 1 7 9 2 11 और 4 1 5 517.1 और माइनस कर दें किसको, इक्वेशन नंबर ये कौन सा है, 2 को माइनस करेंगे, माइनस 126.5 इक्वल टू लैम्डा एम CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस, इसमें से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस और माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस, ये Na प्लस कट गया, Cl माइनस कट गया, CH3O और H कितना हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH बराबर, माइनस कर लें, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3, 390.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए बहुत बड़े में मैंने समझाया है, इसको आप सीधे छोटे में डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे बीच की लाइनें अपने आप गायब हो जाएंगी। तो आपको फाइंड किसका करना है वैल्यू, उसका सेटअप बनाइए और सेटअप बना के क्वेश्चन लगा लीजिए। याद होगा इस टाइप का सेटअप बनाने का क्वेश्चन मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया था। थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया था, तो वहां भी ऐसे ही इक्वेशन बन के क्वेश्चन लगाया था, आपने सेटअप बना के लगाया था कि नहीं? यस सर। हेलो। तो ऐसे यहां भी सेटअप बनाना है। देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसको रखिए, जो नहीं पूछ रहा उसको निकाल के बाहर करिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा बहुत टॉपिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को लेकर। साथ में हमने बात की कोहन-राउस लॉ की थोड़ी सी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक।